नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम अपना जो साइंस का सेशन है वो कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसी क्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हों वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं फिजिक्स में श्यानता की बात करते हैं, विस्कोसिटी। तो श्यानता क्या होती है? ये पहली बात तो ये द्रवों और गैसों में केवल पाई जाती है, ये हमारे ध्यान रखने वाली बात है। और श्यानता होता है गाढ़ापन, श्यानता या गाढ़ापन, विस्कोसिटी, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। यानी आप ऐसे समझिए जैसे ये कोई द्रव की परतें हैं ऊपर नीचे, और ये वाली परत इसके फिसलने का विरोध करेगी, ये वाली परत इसके फिसलने का विरोध करेगी। लेकिन कब? जब ज़्यादा गाढ़ा द्रव होगा तब ये ज़्यादा विरोध करेंगी, और अगर पतला यानी विरल द्रव होगा जैसे जल होता है तो कम विरोध करेगी। इसीलिए अगर हम बात करें शहद की, वो जल्दी बह जाता है, लेकिन जल की बात, शहद की बात करें तो वो जल्दी नहीं, मतलब उसे जो है बहने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा अगर कोई गाढ़ा द्रव है तो। लेकिन जल जो है वो जल्दी बह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जल की श्यानता कैसी है? कम, यानी गाढ़ापन जल का कम होता है। और शहद का जो गाढ़ापन यानी श्यानता यानी विस्कोसिटी है वो अधिक होती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे हमारे पेन होते हैं, जो बॉल पेन होते हैं, उन पर 0.3, 0.5, 0.6 जो लिखा होता है वो क्या होता है? वो इसकी पेन की श्यानता, जो पेन के अंदर इंक है उसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी यानी उसके गाढ़ेपन को दर्शाता है कि कितना गाढ़ा ये है। तो इसके कारण क्या होता है? अपेक्षित गति का विरोध करता है अपनी परतों में होने वाला। और श्यानता केवल द्रव और गैसों में ही होती है। और इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये वाला, यानी जल की श्यानता अधिक है वायु की अपेक्षा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है वायु में, क्योंकि जब हम किसी रास्ते से चल रहे होते हैं या हर जगह वायु विद्यमान है, वायु हर जगह होती है, तो उस वायु में हम क्या है आसानी से चल सकते हैं। लेकिन जल में हम इतनी तेज़ी से या इतनी आसानी से नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जल की श्यानता कैसी है? अधिक है। जल वायु से अधिक गाढ़ा है, यानी अधिक विस्कोसिटी है, उसकी श्यानता अधिक है, इसलिए हम जल में अधिक तेज़ी से नहीं दौड़ सकते। जबकि वायु में बहुत अच्छी तरीके से हम दौड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी श्यानता या गाढ़ापन कम है। दूसरा, बादलों में, आकाश में बादलों का तैरना, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। श्यानता का जो एसआई मात्रक है यानी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति जो है यानी सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड, इसमें जो इसका मात्रक होता है वो होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हीट यानी ऊष्मा के बारे में हम बात करें। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऊर्जा है जो तापांतर के कारण यानी टेम्परेचर के जो अंतर होते हैं उसके कारण एक से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। इसे कार्य में बदला जा सकता है। इसे हम देख लेते हैं कि तापांतर क्या होता है। जैसे ये कोई रोड है और ये हमने हाथ में पकड़ी हुई है और यहाँ पर हमने जला दी फायर, यानी आग हमने यहाँ जला दी। अगर हम इस रोड को इसमें डालें तो ये रोड क्या होगा? इधर से गर्म होगी और धीरे 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 अगर मेटल की है तो यहाँ तक इसका जो है टेम्परेचर यानी हीट इसकी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। यानी अधिक ताप से कम ताप की ओर जो चलती है वो होती है ऊष्मा। और हमारा हाथ क्या होता है? जलने लगता है। तो इस प्रकरण को हम क्या बोलते हैं? तापांतर यानी हीट ट्रांसमिशन, यानी हीट का जो है स्थानांतरण, इसे ये इसका उदाहरण है। और इसे हम कार्य में भी बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे विद्युत हीटर है यानी इलेक्ट्रिक हीटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है थर्मल एनर्जी में ये चेंज करता है। दूसरा, भाप इंजन, स्टीम इंजन, ये क्या करता है? थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है।
ये होती है हमारी ऊष्मा, जो तापांतर के कारण एक से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। और कैसे होती है हमने बता दिया आपको। और इसका SI मात्रक यानी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है जूल, और CGS पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है कैलोरी। और एक कैलोरी का मान क्या होता है 4.186 जूल या 4.2 जूल, 4.186 जूल या 4.2 जूल। और ये कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन फैक्चुअली पूछ लिया जाता है कि एक कैलोरी इज इक्वल टू क्या, तो 4.186 जूल या 4.2 जूल। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं टेम्परेचर की। ताप क्या है? ताप क्या है? वस्तु की उष्णता व शीतलता की माप को ही हम ताप कहते हैं। यानी वस्तु की उष्णता यानी वस्तु की जो हीट है उसके अंदर, और शीतलता यानी कितनी वो ठंडी है, उन दोनों की जो माप होती है उसे हम क्या कहते हैं? ताप यानी टेम्परेचर। जैसे हम बोलते हैं कि ठंड हो रही है भाई 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और गर्मी हो रही है भाई 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, 38 डिग्री, 40 डिग्री है, तो उस टाइप की जो माप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ताप बोलते हैं। और तापांतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और तापांतर कैसे, तो हम ही पीछे अभी देख चुके हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किस प्रकार से जो है तापांतर होता है। और इस ताप के पैमाने हैं 3। सबसे पहला पैमाना सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। इन 3 पैमानों से जो है हम टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरीके से मापते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तीनों पैमाने में संबंध जो है बताया गया है, ये संबंध है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। यानी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो पैमाने हैं उनमें ये संबंध है। और अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मैं आपको करा के दिखाता हूँ। जैसे उसने कहा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? ये जो C है, इस C की जगह क्या रखेंगे? 45 रखेंगे, क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड का आपसे मान पूछा गया है, तो आप 45 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, अपॉन 5 हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या पूछा है? हमसे पूछा है फ़ारेनहाइट में, तो F-32/9 ये हम ले लेंगे। और इसकी क्या हो जाएगी? इस प्रकार से जो इसकी गुणा हो जाएगी, और गुणा करके जो इसका मान आएगा वो आएगा 113, 1130 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए या केल्विन में बदलिए, तो आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं परम शून्य ताप, यानी ऐसा ताप कि जिससे नीचे तापमान जा ही नहीं सकता, उसकी गणना कर ली गई है। और वो कितना है उसे 5 से डिनोटेड करते हैं। और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप होता है। और इससे नीचे जो है ताप जा ही नहीं सकता। लेकिन आज तक मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है इसकी गणना नहीं की गई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सर्वाधिक तापमान कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम तापमान हो सकता है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हमारे रॉकेट छोड़े जाते हैं, यानी सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती हैं जिन रॉकेटों के माध्यम से, और रास्ते में कई वायुमंडलीय परत पाई जाती है, और रास्ते में टेम्परेचर -273 डिग्री भी हो जाता है। और -273 डिग्री पे किसी भी इंजन का जो है फ्यूल यानी उसका तेल जम सकता है, उसका ईंधन जम सकता है। तो वो कार्य कैसे करता है, उसमें हमने किस प्रकार का इंजन लगाया हुआ है, उस इंजन का आपको नाम बताना है कि किस इंजन का प्रयोग जो है रॉकेटों में किया जाता है, जो उस तापमान को झेलते हुए उसका फ्यूल नहीं जमने देता और रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है। तो उसका आप इंजन का नाम बताना है आपको। चलिए आगे चलते हैं।
और बात करते हैं विभिन्न तापमापी की। बहुत सारे तापमापी हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मामीटर्स की बात करते हैं। इसमें यूज होता है पारा यानी मरकरी या अल्कोहल का इसमें हम यूज करते हैं। अगर हम पारे का यूज करते हैं तो वो हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापने के कार्य में आ सकता है। और हम अल्कोहल की बात करें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान अल्कोहल तापमापी माप सकता है। यानी ये निम्न तापी तापमापी है, यानी ये कम तापमान को भी माप सकता है। चलिए आगे बात करते हैं गैस तापमापी की। गैस तापमापी, अगर हम गैस तापमापी में भरते हैं हाइड्रोजन तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हम माप सकते हैं। और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन को भर दिया जाता है तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ये माप सकता है गैस तापमापी। तो यह अधिकतम तापमान के लिए यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टरी तापमापी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर्स। जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है इसमें हम जानते हैं कि मरकरी यानी पारे का यूज करते हैं। और ये मापता कहाँ से कहाँ तक है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है। लेकिन डॉक्टर तो 105 बुखार भी बता देता है। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वो फ़ारेनहाइट में बताता है आपको। तो फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये डॉक्टरी तापमापी टेम्परेचर को माप सकता है। और इसका यूज केवल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यानी मनुष्य और पशुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और पूर्ण विकिरण तापमापी के बारे में बात करते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी आप जान गए होंगे, रेडिएशन थर्मोमीटर्स है। यह क्या करता है? यह उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को मापकर वस्तु के ताप की गणना करता है। और ये केवल दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप मापता है। यानी उत्सर्जित विकिरण यानी रेडिएशन जब क्रिएट होगा, जब रेडिएशन होगा तो उस रेडिएशन की ऊर्जा को ये एब्जॉर्व करके और माप लेता है कि सामने वाली बॉडी का कितना टेम्परेचर है। और ये क्यों नापता है रेडिएशन? क्योंकि यह 800 डिग्री या इससे ऊपर ही ताप को मापता है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मीय विकिरण होता है, जो थर्मल रेडिएशन होता है, वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने के बाद ही क्रिएट होता है। इसलिए ये क्या करता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर के ताप को ही मापता है। ये इसकी खास बात है। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय विकिरण 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ही क्रिएट होता है या उत्पन्न होता है, इसलिए ये 800 डिग्री से ऊपर ही काम करता है। चलिए तापांतर के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ताप बढ़ने से पदार्थों का आयतन बढ़ता है। जैसे बर्फ़ है, अगर हम उसे पिघला दें तो उसका घनत्व कम हो जाएगा और आयतन बढ़ने लगता है। और पिघलता कब है? टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन भी हो सकती है। यानी द्रव है तो गैस बन सकता है, भाप बन सकता है। ये टेम्परेचर के कारण ही होता है। और दोबारा भाप का फिर से द्रव बनाया जा सकता है और उसका ठोस भी बनाया जा सकता है, यानी बर्फ़ भी बनाया जा सकता है। ये क्या है? तापांतर का ही प्रभाव है। नंबर 3, कुछ स्थितियों को छोड़कर यदि ताप घटाएं तो वायु में ध्वनि का वेग घटता है और ताप बढ़ाएं तो ध्वनि का वेग बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ लिमिटेशन है। लेकिन कुछ जो अधिकतम जब ज़्यादा ही हम ताप बढ़ा देंगे तब जो है स्पीड कम होने लगती है या स्थिर रहती है। वो हम आगे जाकर जब हमारे टॉपिक में आएगा तो बात करेंगे। तो ये हमने तापमांतर के प्रभाव देखे। चलिए हम आगे चलते हैं और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं। जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है वो? ये कहता है कि कार्य को पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो वर्क है उसे पूरी तरीके से हम ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी में जो है बदल सकते हैं कार्य को। लेकिन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता। ऊष्मा को
पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ऊष्मा इधर उधर भी जा सकती है, पूरी तरीके से कार्य में चेंज नहीं होगी। चलिए ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये क्या कहता है? इसके अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। ऊष्मा को पूरी तरीके से जो है यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, यानी मैकेनिकल एनर्जी में पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। और ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य स्रोत का प्रयोग ना किया जाए। जब तक कि किसी बाह्य स्रोत का प्रयोग ना किया जाए तब तक ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन और प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या है? कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, यानी एक बाह्य स्रोत है कंप्रेसर जो ऊष्मा को कम ताप से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर भेजता है और हमारे द्वारा रखी गई वस्तुएं ठंडी होने लगती हैं। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और है, जो वस्तुएं हम रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन के लिए रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, तो वो सुरक्षित क्यों रहती है? ऐसा क्या कारण है जो सुरक्षित वो पाई जाती हैं कुछ समय बाद भी? ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की बात करते हैं। किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं घटाया जा सकता। किसी भी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं घटाया जा सकता। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बोलता है। तो ये सीधा ही आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं घटाया जा सकता। किस नियम के अनुसार ऐसा कहा गया है? तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी तीसरा नियम। बात करते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की। इसकी 3 विधियां हैं। ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो चालन के द्वारा जाती है, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा जाती है। इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की यानी चालन की। इसमें क्या होता है? माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है और ऊष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु को मिल जाती है। जैसे ये कोई माध्यम है, यानी ये आप मानिए हवा ही है, तो हवा में ये कण हैं और ये कण क्या करते हैं? ऊष्मा को एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में ऐसे मिल जाती है। या कोई लोहे की रोड है, उस रोड में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनसे मिलकर ही जो बना है ये रोड। और इस रोड के इधर से हमने यदि ऊष्मा दी तो इधर से ये अणु इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे पूरे रोड में ये जो है फैल जाएगी ऊष्मा। इसे कहते हैं चालन यानी कंडक्शन। जब किसी भी वस्तु के अणु एक से दूसरे अणु को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं माध्यम बनकर, तो उसे हम कहते हैं चालन। और चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण केवल किसमें? केवल ठोस और पारे में ही संभव होता है। चालन के द्वारा केवल ठोस और पारे में ही संभव होता है। चलिए बात करते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन की। द्रव्य गैसों में स्थानांतरण होता है। यह संवहन किसमें? केवल द्रव और गैसों में ही ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा और इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें पदार्थ के ही कण स्थानांतरित होने लगते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? वायुमंडल का जैसे गर्म हो जाना और बर्तन के जल का गर्म होना। जैसे ये पृथ्वी का वायुमंडल है, यहाँ अगर लाइट पड़ी, यहाँ का वायुमंडल क्या हुआ? गर्म हुआ। गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती है हवा, और इसे भरने के लिए इधर से ठंडी हवाएं फिर से आने लगती हैं। तो वायुमंडल का गर्म होना भी संवहन का उदाहरण है। बर्तन के जल का गर्म होना, जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें जल है, नीचे से हमने आग जलाई, जो गर्म हुआ जल वो ऊपर उठा और जो ठंडा था वो नीचे आया, वो भी गर्म होकर फिर ऊपर उठा। इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है और इसको कहते हैं संवहन कन्वेक्शन। चलिए बात करते हैं अब रेडिएशन की। रेडिएशन विकिरण। और विकिरण में क्या होता है कि माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती और निर्वात में भी संभव, यानी जो खाली स्थान है निर्वात, उसमें भी ये संभव होता है। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा का विकिरण द्वारा पहुंचना। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और बीच में निर्वात है, खाली है, लेकिन सूर्य का प्रकाश फिर भी
पृथ्वी तक पहुंचता है और इस प्रकाश के साथ ही ऊर्जा भी यानी ऊष्मा भी यहाँ तक पहुंच जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? विकिरण यानी रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। और एग्जाम्पल है सूर्य की ऊष्मा का विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें। इसमें कुछ नहीं आपका जाता और हम आपको ये फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ। और बस, और मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।